शुरुआत करेंगे लियो टॉल्स्टॉय की एक बात से, इफ यू वांट टू बी हैप्पी बी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। हम आज पढ़ेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। पीछे के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से होमो सैपियंस अब छोटी छोटी कॉलोनीज बनाकर रहने लगा था। कॉलोनीज क्या मतलब था इनका? इनका मतलब था कि कुछ परिवार, कुछ फैमिलीज जिनकी फैमिली मेंबर के नंबर 5, 6, 7 जितने भी है, ऐसे कुछ फैमिलीज और, है ना, ये सभी मिल जाएं, कुछ फैमिलीज और इस तरह से आई, ये एक साथ मिलकर रहने लगे। और अगर कहें कि हम इनको कबीले में इनको बदल लिया या कुछ कॉलोनीज में बदल लिया तो गलत नहीं होगा। तो कॉलोनीज में एक उनका लीडर था जिसको हम सरदार कहते हैं। अब इनका क्या काम था कि कॉलोनीज के लोगों को प्रोटेक्ट करे, उनको सिक्योरिटी दे और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए इतने लोगों के बीच में। ठीक है बच्चों, अब ये धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट आती गई और हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे हमें पता लगता है कि आज से अप्रोक्सीमेट 5000 ईयर्स गो होमो सैपियंस ने बहुत ही अच्छी वेल डेवलप्ड कॉलोनीज बना ली थी। ठीक है बच्चों, अब कॉलोनीज बना ली थी तो उसमें रहने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज भी जरूरी होगी। क्या इसका सीक्वेंस था इसका, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा आज की सिविलाइजेशन के बारे में। क्या था सिविलाइजेशन, या क्या है सिविलाइजेशन? देखिए बच्चों, सिविल, हम हैं सिविल, आम लोग, साधारण लोग। हमारे रहने का तरीका, एक ढंग जिसमें हम सभी एक खास तरीके से रहेंगे, उसे हम कहेंगे सिविलाइजेशन। जिसमें हमारे लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन, हमारे रहना, खाना पीना, उसको खास तरीके से या खास लोगों के द्वारा बना किया जाएगा। ये पूरा होल स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे सिविलाइजेशन। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की। क्या था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन? देखिए, इससे पुराने सिविलाइजेशन हमें मिले हैं, ठीक है, जैसे इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन सबसे पहले जिस सिविलाइजेशन को देखा गया, या सबसे बड़े लेवल पर जिस सिविलाइजेशन की खोज हुई, उसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया। और अब ये था कहाँ, इसकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है बच्चों, अफ्रीका के बाद ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट से ये इजिप्ट है ना, इस तरह इस जगह पर है यूरोप, यहाँ पर है स्पेन, और यहाँ पर है नॉर्वे, है ना बच्चों। इस जगह है रशिया के कुछ पार्ट्स, यहाँ पर है इंग्लैंड के साथ आयरलैंड, और यहाँ आइसलैंड। ओके बच्चों, यहाँ मेडागास्कर, और इस तरह यहाँ है इंडिया, हमारा प्यारा सा इंडिया। और इंडिया के बाद में इधर है बांग्लादेश, नीचे है श्रीलंका। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सभी कंट्रीज इधर है ना। आपको वर्ल्ड का मैप अच्छी तरह आना चाहिए। और यहाँ पर है नॉर्थ और साउथ कोरिया, यहाँ है जापान। ओके बच्चों, के बाद यहाँ पर है बहुत सारे आइलैंड, थाईलैंड, वियतनाम, है ना, ये सारे कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया के साइड में है न्यूजीलैंड। ओके बच्चों, के बाद है हमारा जो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद में है बच्चों नॉर्थ अमेरिका, इसमें अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट, ये सभी है, कनाडा वगैरह, मैक्सिको, ग्रीनलैंड है। ठीक है बच्चों, इस तरह से है। अब जो मेसोपोटामिया थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, वो थी यहाँ पर, ठीक है।
और जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, अगर आज की कंट्री की बात करें तो इराक जो देश है, इराक कंट्री, उसका जो एरिया है वो मेसोपोटामिया में आता है। इसके अलावा और कौन कौन सी उस टाइम की सिविलाइजेशन थी, एशियन टाइम की सिविलाइजेशन, तो उसके बाद थी एक नाइल रिवर पर इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता। इसके बाद इंडस रिवर इंडिया में इस जगह पर थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड लास्ट येलो रिवर सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन वो इस जगह थी। आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया क्या थी? देखिए बच्चों, अब लोगों ने बिल्कुल एक साथ रहना शुरू कर दिया था और मेसोपोटामिया के में बात करेंगे। मेसोपोटामिया आज का इटली और उसका आसपास का, आज का जो इराक है वहां पर था ये। और सबसे पहले एक डिस्कस करेंगे कि मेसोपोटामिया का मीन क्या है ना। देखिए बच्चों, पहला है वर्ड मेसोस, दूसरा है पोटामी। ये ग्रीक वर्ड है जो मेसोपोटामिया इनसे बना है। ओके बच्चों, अब मेसोस का मतलब है बीच वाला या मिडल। ओके, और पोटामीज का मतलब है रिवर। अब देखिए, रिवर्स के बीच में तो हम किन रिवर्स की बात कर रहे हैं बच्चों? कभी भी कोई सिविलाइजेशन डेवलप होता है या पुराने लोग रहेंगे तो सबसे ज्यादा उनको जरूरत किस चीज की होगी? पहला नंबर है पानी का, वाटर का, ठीक है। और उसके बाद है फूड। फूड और वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वाटर एक तो पीने के काम भी आएगा और दूसरा इरिगेशन के, सिंचाई के काम आएगा, ठीक है ना। उससे हम एग्रीकल्चर करेंगे, उसके बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब देखिए बच्चों, जो मेसोपोटामिया था, ठीक है ना, ये दो रिवर था। कौन कौन सी? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। टिग्रिस, यार क्या हो गया ये, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये इस तरह से रिवर हैं। अब देखिए बच्चों, रिवर जो है उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होती है। वो क्या है? छोटी रिवर्स जिनका पानी उस बड़ी रिवर में जाकर मिलेगा, उससे कहेंगे अपने ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी थी। इसके एजेस पर, इसके साइड में कुछ छोटी छोटी सिविलाइजेशन कॉलोनियां बन चुकी थी। अब ये कैसे बनी, इनका हमें कैसे पता लगा, उसके बारे में हम देखते हैं। अब पता कैसे लगा? किसी भी हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस, है ना। सबसे पहले तो है बच्चा बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। उस टाइम के अपने जब क्या है कि वहां पर एक्सकेवेशन करेंगे, वहां पर डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो वहां पर कुछ बिल्डिंग्स मिलेंगी। हम उनसे जानेंगे कि वो उनकी आर्किटेक्ट कैसी थी, वो कैसे रहते होंगे, इन सभी चीजों के बारे में। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड चाहे रिटर्न में हो या कैसे भी रिकॉर्ड्स हो, उस टाइम कोई राइटर था या कुछ लिखा हुआ हमें मिला है, उससे हमें सब पता लगेगा कि वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, या वहाँ का कल्चर था वो किस तरह का था। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड चीज है वो है टूल्स, वेसल्स एंड ऑर्नामेंट्स। टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स। फिर है पॉइंट्स। पॉइंट्स से कैसे पता लगेगा? पॉइंट्स पर कुछ ना कुछ इमेजेस बनी होती हैं, उससे हमें पता लगेगा कि उनका जो ध्यान था वो किस तरफ था। वो जो रिलीजियस इमेजेस हो सकती हैं या वहाँ की कल्चरल इमेजेस हो सकती हैं, उससे पता लगेगा कि उस टाइम के लोगों के बिलीव्स कैसे थे। फिफ्थ है स्टाम्प्स। स्टाम्प्स जो अपनी मोहर होती है ना,
अब स्टैम्प से क्या था, आमतौर पर होता था उससे ट्रेड, ट्रेड से हमें पता लगेगा कि कौन बंदा किसके साथ ट्रेड करता होगा, कैसा ट्रेड रहा होगा, इन सभी बातों के बारे में हमें स्टैम्प से पता लगता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो सेवन चीज है, देखिए ग्रेव यानी कि कब्रें। कोई मर जाता होगा तो उसकी ग्रेव्स मिली है, ग्रेव्स में उसके फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, फॉसिल्स से हमें बहुत छोटी बड़ी चीजों के बारे में पता लगता है। और उसके बाद सिक्स्थ है टैबलेट्स। ऐसे पट्टियां होती हैं, उस पर कुछ ना कुछ लिखते हैं, क्योंकि उस टाइम में पेपर तो था नहीं, तो इंटरेक्शन करने के लिए या कोई बात, कोई मैसेज दूसरे तक पहुंचाने के लिए या किसी चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए टैबलेट्स थे। टैबलेट्स पर उस चीज का इतिहास या कुछ बातें या कुछ लेटर्स लिखते थे कि हम दूसरे के साथ कर रहे हैं व्यापार। अब ये तो थी बात। अब बात है टिग्रिस और यूरोपेट्स पर। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसा है कि उस टाइम की जो दो रिवर्स थी उसी पर पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर था वो डिपेंड था। सबसे मेन सोर्स इनकम का या लाइफ लिविंग का वो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर बहुत सारी सिटीज, छोटे छोटे गांव थे, लेकिन उनको पूरे एरिया को यहाँ पर हम दो रीजन में बांटेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले है सर्दन। सर्दन एरिया को शुरू शुरू में कुछ और नामों से बुलाया गया, उसके बाद उसी किसी और नामों से बुलाया गया। सबसे पहले इसको कहा गया सुमेर। ठीक है, और जैसे जैसे नाम बदला इसको अक्कड़ भी कहा गया, यानी कि हमें दोनों तरह के नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो पहले यहाँ पर सुमेरिया थी, उसके बाद अक्कड़ आ गई। लेकिन बाद में आज के दिनों में या लंबे टाइम तक जब ये रोमन एम्पायर का हिस्सा रहा, तब इसको बेबीलोनिया भी बुलाया गया है। बेबीलोनिया। देखिए बच्चों, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, इसकी बहुत बातें हमने सुनी है, बहुत किस्से कहानियां सुने हैं। तो वो बेबीलोनिया का ही था, यानी कि इस इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन का वो बंदा था। सिविलाइजेशन का नहीं होगा लेकिन उस एरिया का था। ये तो था हमारा सर्दर्न पार्ट। इसके बाद हमारा नॉर्थ पार्ट। देखिए नॉर्थ पार्ट है आज का जो सीरिया है उसका कुछ पार्ट। वहां पर कुछ असीरियंस पॉपुलेशन या उस तरह के ट्राइब के लोग आकर बस गए, तो उससे हम कहेंगे हम असीरिया। ओके बच्चों, इस तरह पर यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो इन्हीं से संबंधित थी। अब बात करेंगे इसके बाद यहाँ पर जो बड़े बड़े और शहर थे। ठीक है, तो बेबीलोनी के अलावा यहाँ पर उरोक और मारी दो सिटीज के बारे में हमें पता चलता है। कौन कौन से? एक सिटी है बेबीलोनिया, फिर उरुक और मारी। ओके बच्चों, इससे हमें पता लगेगा कि उस टाइम में जो कल्चर था, जो टैग अपने उस रिचुअल्स थे कैसे थे, किस तरह से लोग अपनी लाइफ जीते थे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मेसोपोटामिया था उसकी जियोग्राफी कैसी थी। ठीक है, आप बच्चे से नोट करना चाहो तो कर सकते हैं पॉज करके। देखिए बच्चों, जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो क्या था कि वो एक डेजर्ट एरिया था। ठीक है बच्चों, डेजर्ट एरिया का मतलब है कि वहां पर रेगिस्तान था। जियोग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। देखिए बच्चों, सबसे जरूरी है भोजन, खाना, फूड। तो उसके लिए सबसे जो चीज है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से हम इन सभी चीजों की प्रोडक्टिविटी करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो इराक की ज्योग्राफी के बारे में हम बात करेंगे कि जो रिवर्स है वो कहाँ से निकलती है? माउंटेन से। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका, जो इस सिविलाइजेशन का या इराक का कहें, वो है माउंटेन्स का। माउंटेन्स, तो वहां पर अच्छी घास है, ग्रास है, ठीक है, अच्छे मैदान है, वहां पर पूरी हरियाली है वहां पर।
तो बर्फ के पहाड़ भी हैं और सीधे हरे हरे पहाड़ भी हैं। तो वहाँ पर जो शीप या गोट की गैदरिंग बहुत है, अच्छा एरिया है, ठीक है, ठंडा एरिया है। उसके बाद जो जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे, डाउन साउथ की तरफ, तो डेजर्ट आने लग जाएगा, ठीक है। डेजर्ट में क्या कमी है कि फर्टिलाइज लैंड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि देखिए हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर में जाएंगे। देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर करते हैं, हम खेती करते हैं, तो किसी जगह अगर हम क्रॉप्स फसल बोएंगे तो वहां की कौन कौन सी जो सिचुएशन है वो हमें देखनी होगी। सबसे पहले वहां पर पानी कितना है, ठीक है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। दूसरी बात, वहां की सोइल कैसी है। अब सोइल हम देखेंगे कि आपने कभी किसी मूवी में या कभी इमेजेस में देखा होगा कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पर डेजर्ट है, तो यहाँ पर कितनी कम वनस्पति, कितने कम यहाँ पर ग्रीनरी है ना, क्योंकि वहां पर पहली बात तो पानी ही नहीं है, और दूसरी बात वहां की जो मिट्टी है वो उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग नहीं है कि वहां पर कुछ एग्रीकल्चर किया जा सके। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खास मिट्टी में न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है ना, उनकी कमी है। पर ऐसा नहीं था मेसोपोटामिया में। हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा डेजर्ट था, लेकिन जो रिवर्स थी, जो खास रिवर हमने बात की, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज और उनके द्वारा माउंटेन से कुछ न्यूट्रिशन को अपने साथ लाया जाता था। कैसे लाया जाता था कि आमतौर पर तो जैसे देखिए जो रिवर है वो इतने एरिया में फ्लो करेगी, अपने उसकी विड्थ में देख रही है, ठीक है, लेकिन जब मानसून का टाइम आएगा, जब माउंटेन्स पर हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है ना, तो उस टाइम में इसमें जो पानी है उसका फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपने एरिया से बाहर आकर, अपने बैंक से बाहर आकर फ्लो करेगी, ठीक है ना, इतनी आ जाएगी, ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। यहां तक आ गए बच्चों ये। अब ये टाइम होगा 1 या 2 या 3 महीने का, ठीक है, उसके बाद ये वापस अपने अंदर चली जाएगी, क्योंकि अब जो रेनी सीजन है वो खत्म हो गया। इंडिया में भी मानसून आता है ना अगस्त तक, सितंबर में, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2-3 महीने जो रिवर्स हैं वो फुल रहती हैं, तो इसके बाद ये चली जाएगी अंदर। लेकिन जो ये एरिया है, एक तो यहाँ पर इतना टाइम पानी रहा तो पानी बहुत हो गया यहाँ पर, ठीक है, दूसरी बात जो खास न्यूट्रिशंस थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये एक फर्टाइल लैंड के रूप में बन चुका है और एग्रीकल्चर के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर होगी एग्रीकल्चर, कुछ एक पूरे साल में एक ही यहाँ पर फसल हम मिलेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर अब एग्रीकल्चर होगी, कुछ ना कुछ पैदा होगा। इस तरह से इस यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, ठीक है। डेजर्ट होने के बावजूद यहाँ पर जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर राइस थे, व्हीट थे, इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी सब्जियां भी थी, है ना, इस तरह का यहाँ पर माहौल था। अब उसके बाद हम बात करेंगे अपने आगे की कि यहाँ का अर्बनाइजेशन किस तरह से हुआ, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। है ना, अब देखिए एकदम तो शहर बन नहीं जाएंगे, धीरे धीरे शहर बनेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि छोटे छोटे गांव थे, ठीक है बच्चों, छोटे छोटे 5-7 परिवारों के, फिर गांव बड़े हो गए, छोटे छोटे करते करते बड़े होते गए। उसके बाद है शहर। अब शहर का मतलब कुछ बच्चे समझ लेते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो, लेकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसी जगह जहां पर एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, इस तरह की चीजें होती हैं, उसे हम शहर कहेंगे, उसे हम सिटी कहेंगे। तो पहले क्या था, छोटे छोटे गांव थे, वहां पर डेवलपमेंट हुई, कुछ और चीजों की जरूरत हुई, मैन्युफैक्चर होने लगा, तो एग्रीकल्चर या फर्स्ट एरिया से लोग कम होने लगे, तो धीरे धीरे वो आ गए सेकेंड एरिया में। ओके बच्चों, सेकंड एरिया में आए तो वहां पर कुछ काम और होने लगा, कुछ खिलौने, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ स्कल्पचर इस तरह से बनने लगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से डेवलपमेंट होती गई। अगर हम कुछ गवर्नमेंट की डेफिनेशन पर गौर करें आज के टाइम में,
तो सिटीज क्या है? सिटीज वो है, ये शहर वो हैं जहां पर जो पॉपुलेशन है वो 300 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 300 या उससे ज्यादा लोग रहते हों। हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें कहीं 300 है, कहीं 400 है ना, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। तो इससे ज्यादा लोग रहते हो, प्लस जहां की 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अलावा कुछ या जो अपने पशु पालते हैं ना उसके अलावा कुछ और काम करती हो, वहां उसे हम कहेंगे सिटी, ठीक है। पहले बनती है छोटे छोटे टाउन्स, टाउन्स के बाद बनती है बड़ी बड़ी सिटीज, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में ऐसी बहुत सारी सिटीज थी, जिसमें से हमने 3 सिटीज के बारे में पीछे देखा था, ठीक है ना, बेबीलोनिया, उरूक, ये सभी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, शहर में क्या होगा, सिटीज में क्या होगा कि कुछ लोग एक साथ रहने लगेंगे, कुछ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, एक है स्कल्पचर, वो कुछ ना कुछ क्या है कि मूर्तियां बनाता है, स्कल्प्ट बनाता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, पत्थर स्टोन लेकर आएंगे, उसको ये बिल्कुल नहीं पता, ठीक है ना। जो स्टोन लाने वाला बंदा है उसको ये बिल्कुल नहीं पता कि जो स्कल्पचर है वो कैसे बनेगा, वो कहाँ से लाएगा, उसको तराशे का करेगा, ठीक है। मतलब इनको आपस में एक दूसरे के काम की कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन अपने ये फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं। इसके बाद इसने मूर्तियां ये बना ली, स्कल्पचर बना ली, तो इसको मार्केट में बेचना है, तो ट्रेड करना है इसका। तो ट्रेड के बारे में इसको कुछ नहीं पता, स्कल्पचर को वो एक बिजनेसमैन करेगा, या जिसको बाजार की नॉलेज है, मार्केटिंग का पता है, वो करेगा, ठीक है ना। तो हर काम अलग अलग है, लेकिन गांव में हर काम बंदा कर लेता है, क्योंकि ज्यादातर काम एग्रीकल्चर या एनिमल से रिलेटेड ही होता है। तो बच्चों, इस तरह से उस टाइम में जो अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया था। उसके अलावा कुछ और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ टूल्स, ये सभी। अब टूल्स की बात करें, टूल्स कौन कौन से थे? टूल्स थे आमतौर पर ब्रॉन्ज के, ब्रॉन्ज या कॉपर, है ना। ये पूरी टाइम जो था ब्रॉन्ज एज था। अब ब्रॉन्ज एज क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। आज तक की जो ह्यूमन जर्नी है उसको हम 3 एजेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी है ये 3 एजेस? सबसे पहली है स्टोन एज, यानी कि पत्थर वाला टाइम, पाषाण काल कहते हैं इसे। जब होमोसेपियंस डेवलपमेंट कर रहा था, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टोन्स थे, उसी से वो अपने टूल्स, अपने वेसल्स, सब कुछ उसी से बना रहा था, तो उससे अपने कहेंगे स्टोन एज। इसके बाद बंदे ने कॉपर की या कहेंगे अपने ब्रॉन्ज को डिस्कवर किया, ठीक है, तो वो थी ब्रॉन्ज एज। ये थी पीछे से लेकर और करीब करीब 10,000 BC तक। ओके बच्चों, अब इसके बाद आई ब्रॉन्ज एज। इस टाइम ब्रॉन्ज का पता लग गया था, तो ये टाइम था से लेकर BC के लगभग, ठीक है। कुछ इसको 1000 भी मानते हैं, आगे पीछे बच्चे होता रहेगा ये। और थर्ड था आयरन एज। आयरन में अपने को लोहे के बारे में पता लग गया, तो ये थी 1500, या कितना भी मान सकते हैं ना, आगे पीछे इसके हो सकता है, इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने थिंकिंग है, तो ये आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद आयरन एज शुरू हो गई। आयरन एज शुरू होने के बाद बहुत सारे टूल्स बने, हथियार बने, इसके बाद लड़ाइयाँ, बुरे हाल शुरू हो गया, ठीक है। इससे पहले ब्रॉन्ज एज बड़ा ही पीसफुल एज था, ठीक है, लोगों में प्यार था, खिलौने बनते थे। अब ब्रॉन्ज से कभी हथियार तो बनेंगे नहीं, है ना, कमजोर होता है ना ब्रॉन्ज, इतना इतना तकड़ा नहीं होता। तो ये सभी है। तो ट्रेड अब शुरू हो चुका था। ट्रेड किस 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 था? बहुत चीजों का ट्रेड हो रहा था। कॉपर टिन की चीजें बन रही थी, पीसफुल एरिया था, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ वुडन चीजें थी, जैसे जो मेसोपोटामिया में कुछ सिटीज थी वो करती थी गल्फ को पार करके अपना ट्रेड, ठीक है बच्चों। तो उस टाइम उस एरिया में मान लीजिए कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट कम थे, तो ये उनको क्या करते थे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट देते थे, और खुद उनसे कुछ चीजें जैसे लकड़ियां, वुडन, ये चीजें लेते थे। क्योंकि जो मेसोपोटामिया की लकड़ियां, ये वुड्स थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी कुछ टूल्स बनाने के लिए या
बोट्स बनाने के लिए। कैसे? जैसे देखेंगे हम आज जो केला होता है, केले का जो पेड़ है वो क्या काम आता है, उसका फर्नीचर कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। उसी तरह में जो मेसोपोटामिया की जो वुडन थी, वहां की जो लकड़ियां थी, इतने काम की वो नहीं थी। ठीक है। अब इसके बाद अपने बात करेंगे जो मूवमेंट किस चीज की, गुड्स की, कि वो ट्रेड करते थे, कैसे करते थे, सामान इधर उधर कैसे लेके जाते थे। देखिए बच्चों, आज हमारे पास ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा स्ट्रक्चर, हमारा कनेक्टिविटी। ठीक है ना, कितनी करोड़ कनेक्टिविटी है, कितना अच्छा कुछ है हमारे पास। लेकिन उस टाइम में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। देखिए बच्चों, कोई सामान एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाना है तो उसके लिए कोई एरोप्लेन तो थे नहीं, ना ही कोई कार्स थी, ना ही कोई ट्रक्स थे। तो ये सामान हम कैसे लेके जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कार्ट्स। कार्ट्स या ऑक्सन या हॉर्स, किस तरह लेके जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं अपने हॉर्स की। हॉर्स दौड़ता अच्छा है, ये बात हमें पता है, लेकिन जब उसके पीठ पर हम सामान रखेंगे तो वो स्लोली स्लोली चलेगा। तो उसके जाने में हो सकता है 15 दिन लगे, 20 लगे, हो सकता है 50 डेज लगे, कितना भी हो सकता है। ठीक है। यही बात है ऑक्शन की, उसके लिए कार्ट की जरूरत होगी तो इतने टाइम वो लेगा। इसमें एक समस्या क्या है कि इतने टाइम वो कितना खाना खाएगा, कितना फोडर खाएगा, है ना, उसकी दिक्कत हो जाएगी। यही दिक्कत डोंकी के साथ है। तो एक अच्छे से अल्टरनेट की हमें जरूरत थी, तो इसके लिए सबसे अच्छा अल्टरनेट दिया गया रिवर्स। दो अच्छी अच्छी रिवर्स थी हमारे पास। बताओ बच्चों कौन कौन सी रिवर्स थी? वो हमारे पास जो अच्छी अच्छी रिवर्स थी वो थी टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। अब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरीज जो इसमें छोटी छोटी रिवर इसमें मिलेंगी जो इस रिवर को और बड़ा करेंगी। जैसे ये एक रिवर बड़ी, ये रिवर, तो इसकी कुछ छोटी छोटी रिवर है ना, जो इसमें मिल रही हैं। देखिए बच्चों कितना एरिया ये कवर कर रही है। तो इस टाइम में बोट्स के जरिए यहाँ से ट्रेड होता था और गुड्स को इधर से उधर लेके जाते थे। ठीक है बच्चों, तो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी का तरीका थी रिवर्स, और इसके हमारे पास बहुत सारे एविडेंस मिले हैं मेसोपोटामिया में। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे राइटिंग, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। अब बच्चों दो बंदों ने व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो बोल चाल कर करेंगे, ऐसे तो नहीं कि इशारों में करेंगे, है ना। एक इशारों की लिमिट होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, बच्चों क्या था कि शुरू शुरू में तो जब मेसोपोटामिया डेवलप हुई तो इनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी लैंग्वेज ने डेवलप करना शुरू किया। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास साइंस है कि हम कह सकते हैं कि इनकी लैंग्वेज थी वो स्क्रिप्चुअल नहीं थी, वो इनकी स्क्रिप्ट नहीं थी। जैसे आज हमारे पास है ना ये रोमन स्क्रिप्ट है इंग्लिश की, इसमें कुछ खास वर्ड्स को हमने लिखा हुआ है। तो उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो एक साइन के रूप में थी। ठीक है, जैसे जो हीट है, ठीक है, उसका साइन इस तरह से होगा, फिश का साइन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर अपने देखना हो कि ऑक्सन, उसका साइन कुछ इस तरह से था, इस तरह से, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा तो नहीं था, थोड़ा बहुत अलग होगा। तो ये क्या करते थे उस टाइम के जो ट्रेडर्स थे, उस टाइम के जो व्यापारी थे, इस तरह के साइन से कुछ ना कुछ बनाकर उधर भेज देते। जैसे कि 50 बैग्स हैं किसी ग्रेन के, वो ए सिटी से बी सिटी लेके जाने हैं। तो यहाँ का जो ट्रेडर है वो एक टैबलेट लेगा, उस पर ऐसा कुछ बना देगा कि इतने सारे तो बोरियां इसकी होगी, ग्रेन की होगी, इतनी सारी मछलियां होगी, है ना। क्योंकि जो मेसोपोटामिया थी वहां पर रिवर की कनेक्टिविटी अच्छी थी, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज थी, रिवर्स थी बड़ी बड़ी, तो फ्रेश वाटर में जो फिशेज के रिसोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा थे।
तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और फिशेज इसकी कोई कमी नहीं थी। तो जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होगी हम उसका ट्रेड करेंगे और दूसरों को देंगे। तो ये दे देते थे बी को, और उसमें लिख देते कि हमें क्या कुछ चाहिए, एक बोट के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है, कुछ मेटल चाहिए, है ना, क्योंकि जो मेसोपोटामिया था वहाँ पर माइंस बहुत कम थी, वहाँ पर जितना भी मेटल था, चाहे कॉपर है चाहे ब्रॉन्ज है, वो सारा इंपोर्ट होता था गल्फ के पार, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी रीजन्स हैं वहाँ से, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमारे पास एविडेंस मिले हैं। तो ये क्या करते, इस तरह से साइन बना देते और बी ट्रेडर्स को बेच देते। अब बोट जाएगी उनके पास, ठीक है, ये सामान दे दिया उनको, वो कुछ सामान देंगे, वो वापस आ जाएगा। इस तरह से कुछ ट्रेड होता था उस टाइम में। अब बच्चों एक बात बताऊँ आपको, जापान की जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेट 2000 लेटर्स हैं। इतने बड़े लेटर्स, इंग्लिश में 26 हैं, है ना, कितने कम है, पंजाबी में 35 हैं। अब इतनी बड़ी स्क्रिप्ट, इतने इसको याद कैसे रखते होंगे? तो सीधी सी बात है कि एक साइन है, जैसे ये साइन हुआ ग्रेन का, तो सबसे पहले ये साइन था, अब धीरे धीरे इसको इस तरह से डेवलप कर लिया, इस तरह से दिखने लगे, तो उनका साइन बन गया। यानी कि हर वर्ड के लिए एक अलग साइन, ठीक है, और धीरे धीरे ये लैंग्वेज बन गई। ठीक है बच्चों, समझ आ गए बात? अब इतनी बड़ी लैंग्वेज है, इतने सारे इसमें वर्ड है, उस टाइम कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, ठीक है ना, तो इतने वो याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने वाले यहाँ पर जो लोग थे वो लिमिटेड थे। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर का लिटरेसी रेट था, जो साक्षरता दर थी, वो बहुत कम थी, यानी कि बहुत ही कम लोग वहाँ पर पढ़े लिखे थे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो अगली चीज आती है वो है राइटिंग का सिस्टम। तो वो क्या, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते थे या राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे? तो उसके बारे में कुछ जगह हमें लेफ्ट से राइट के सोर्स मिले हैं और कुछ जगह राइट से लेफ्ट के सोर्स मिले हैं। तो दोनों तरह की वहां पर राइटिंग सिस्टम था बच्चों। ठीक है, अब एक बात और भी की गई है कि जो रिवर थी, जब उसका फ्लड टाइम था या जो मानसून टाइम था, उसमें वो बाहर तक आ जाती थी। ठीक है, बाहर तक आ जाती, फर्टाइल लैंड से बनते बहुत सारे। तो ऐसा कहा गया कि जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो एक बंदा आएगा, वो एक बोट में हर चीज के एक एक कपल को रख लेगा, चाहे वो गोड्स हो, शीप्स हो या कोई प्लांट्स हो, उनको रख लेगा। ऐसी बात बाइबल में कही गई है और बिल्कुल सेम ऐसी बात मेसोपोटामिया में भी चल रही थी। और वो जो बंदा होगा जो ये काम करेगा, उसका नाम होगा ज्यूसुद्रा। ठीक है, ज्यूसुद्रा उसका नाम होगा। इससे हमें इनके रिलीजियस बिलीफ का पता लगता है। कितनी उस समय कहानियां बनी होगी कि पता नहीं क्या, कुछ साइंटिफिक बातें नहीं है, ये ऐसे ही देख रहे हैं ये। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक आपको कहानी सुनाऊंगा मैं, जो आपकी बुक में भी मेंशन की गई है कि एक सिटी का कोई बंदा था। ठीक है, कोई किंग कहते हैं, कोई बड़ा अच्छे परिवार का बंदा था। ठीक है, पैसे बहुत अच्छे थे उसके पास। तो उसको लिखने के लिए कुछ टैबलेट चाहिए थे। अब टैबलेट्स कैसे होंगे? चाहे तो वो क्ले के बने हों, कि हम क्ले पर कुछ लिख देंगे, ये एक बना के शीट, जब सूख जाएगी तो वो रिकॉर्ड बन गया, या कुछ वुडन टैबलेट्स हों, ऐसा उस पर कुछ ना कुछ लिख दे। तो ये इसके पास थे नहीं, इसके पास कुछ और एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे। तो उसके लिए उसने एक मैसेंजर भेजा बी के पास। अब बी इसके पड़ोस में नहीं रहता, बी रहता है दूर कहीं। तो कुछ माउंटेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 माउंटेन्स, कुछ रिवर्स, रास्ते तो थे नहीं, रोड्स नहीं थी, कनेक्टिविटी मुश्किल थी। तो वो बंदा पैदल गया, कोई 20 या 30 डेज में इसके पास पहुंचा और इसको कहा कि भाई साहब, हमारे वाले राजा ने आपसे मंगाई है कुछ टैबलेट्स, उसको चाहिए लिखने के लिए। ये बंदा मुकर गया, को नहीं दूं। तो ये इसके बाद आया वापस घर पे अपने, वही 30 40 50 दिन लगाकर। तो इसको फिर सारी बात सुनाई कि ये बात होगी। तो ये कहता है फिर से जा भाई, अपने लेना है, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा लालच दिया, तो ये गया इसके पास। फिर वही 1 2 3 4 5 पहाड़, इतनी नदियां, इतनी घाटियां पार करके यहाँ पर पहुंचा। ये फिर मुकर गया, भाई कौन नहीं दूं। ये वापस आ गया,
इस तरह इस मैसेंजर के बेचारे के 3-4 गेड़े लगवाए इन्होंने। तो इस तरह की बात है कि ट्रेड करना और इस तरह की छोटी छोटी चीजें लेना कितनी मुश्किल रही होगी उस टाइम में जब कोई कनेक्टिविटी थी नहीं। ये तो था नहीं कि फोन कर दी भाई साहब इतना सामान चाहिए इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये पहला चैप्टर का ए पार्ट पूरा हो गया। अगले पार्ट में हम इसके बारे में और कुछ गहराई से जानेंगे। थैंक यू।